जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अंक क्लासेस में। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था उपभाषा और भाषा, आज हम पढ़ाएंगे भारतीय संविधान में हिंदी। मतलब भारतीय संविधान में हिंदी कौन से आर्टिकल में आती है, कौन से भाग में आती है और मतलब कौन से अनुसूची में है, कितनी भाषाएं हैं, आज हमको बताएंगे। तो देखते हैं भारतीय संविधान में हिंदी। आता है हमारा भारतीय संविधान में हिंदी। भारतीय संविधान में हिंदी, तो भारतीय संविधान में हिंदी, तो इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा, पहला पॉइंट आता है कि कौन से भाग में है। तो भाग 17 का भाग हमारा है 17 का भाग है 17 का। अब अनुच्छेद, तो अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच आती है हमारी भारतीय संविधान में हिंदी और राजभाषा, हिंदी के प्रावधान, हिंदी के प्रावधान। तो ये हो गया हमारा। अगला आता है अनुच्छेद, अनुच्छेद तो 343, अनुच्छेद 343 में जो है वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। अगला पॉइंट आता है हमारा अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351। तो अनुच्छेद 351 में केंद्र व राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार हिंदी का प्रचार, केंद्र व राज्य सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। अब आता है हमारा अनुसूची। तो अनुसूची, तो हमारी भारतीय संविधान में हिंदी जो भाषा है वो हमारी 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जिसमें 14 भाषाएं हैं, 14 भाषाएं, 14 भाषाएं हैं। तो वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई हैं, 22 हो गई हैं। तो पहला आता है भारतीय संविधान में हिंदी। तो कौन से भाग 17 के काम में आती है ये अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद 343 से 351 के बीच राजभाषा हिंदी के प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा को हिंदी का दर्जा मिला, हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत मिला। अगला था अनुच्छेद 351, केंद्र व राज्य सरकार हिंदी का प्रचार और प्रसार करेंगे। अनुसूची आती है 8वीं अनुसूची, भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। फिर भी 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं। इधर नोट डाउन कर फिर बताएं कौन कौन सी थी 14 भाषाएं। तो 14 भाषाएं देखते हैं। कौन कौन सी थी? पहली आती है हमारी हिंदी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी,
संस्कृत, उर्दू। चौथे नंबर पे आती है असमिया। पांचवें नंबर पे हमारी आती है उड़िया। फिर आती है बांग्ला, उड़िया, बांग्ला, मराठी, गुजराती, मराठी, गुजराती, पंजाबी, पंजाबी, फिर कश्मीरी, पंजाबी, मराठी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु। तमिल और तेलुगु। तो ये हो गई हमारी जो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, उड़िया, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु। जो 15वीं भाषा हमारी जोड़ी गई थी वो हमारी थी सिंधु। सिंधी भाषा थी जो हमारी 15वीं जोड़ी गई थी। तो इतना नोट डाउन करें। अगला पॉइंट आता है हमारा की तिथि। तो 14 सितंबर। माह कौन सा था? महीना सितंबर का। सन 1949। सन था हमारा 1949। 1949 ईस्वी। अब देखते संविधान में भाषा। अगला पॉइंट आता है हमारा संविधान में भाषा। संविधान में भाषा। तो संविधान में भाषा 14 सितंबर 1949 को चौदह सितंबर 1949 को 14 भाषाओं को 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था। दर्जा दिया गया था। संविधान में भाषा तो 14 सितंबर 1949 को संविधान से 14 भाषाओं को मान्यता या दर्जा दिया गया था। इसी में अगला पॉइंट आता है हमारा संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त। 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त। अगला पॉइंट आता है संविधान में स्वीकृति। संविधान में स्वीकृति। संविधान में स्वीकृति। अगला पॉइंट आता है अपनी लिपि हो गई। अपनी लिपि होगी। अपनी लिपि होगी। अपना व्याकरण होगा। अपना व्याकरण हो। साहित्य लिखा गया हो। साहित्य लिखा गया हो। बड़े क्षेत्र में फैली हो। बड़े क्षेत्र में फैली हो। बड़े क्षेत्र में फैली हो। तो इतना है कि तिथि कौन सी थी? 14 सितंबर। महीना सितंबर का था। सन 1949 ईस्वी। संविधान में भाषा तो 14 सितंबर 1949 को 14 भाषाओं को संविधान से दर्जा या मान्यता मिली थी। अगला आता है संविधान में 22 भाषाओं को भी दर्जा प्राप्त है। संविधान में स्वीकृति भी है। अपनी लिपि होगी।
संविधान का अपनी लिपि होगी, अपना व्याकरण हो, साहित्य लिखा गया हो और बड़े क्षेत्र में फैली हो। तो भाषा हमारी हिंदी है और लिपि देवनागरी, लिपि हमारी देवनागरी है। तो इतना नोट डाउन कर लें। अगला आता है हमारा मानक रूप। मानक रूप, तो मानक रूप देखते हैं क्या होता है। खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली मेरठ के आसपास का क्षेत्र, मेरठ के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, मेरठ के आसपास का क्षेत्र। तो खड़ी बोली है तो मेरठ के आसपास का क्षेत्र। अब आती है हमारी राजभाषा। देखते हैं राजभाषा के बारे में। अभी तो बताया था ना कि राजभाषा को संविधान के अंदर स्वीकृति कैसे मिली, कब मिली और कितनी भाषाओं को मिली। तो बात है राजभाषा हमारी। राजभाषा तो पहला पॉइंट आता है भारतीय संविधान के अंदर भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार को, भारत सरकार की राजभाषा, की राजभाषा है। राज्य सरकार की राज्य सरकार की राज्य सरकार को अपनी राज्य सरकार को अपनी राजभाषाएं, राज्य सरकार की अपनी राजभाषाएं हैं। मतलब कि भारतीय संविधान के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार की राजभाषा है, लेकिन राज्य सरकार की अपनी राजभाषा है। मतलब कि हर एक राज्य की अपनी एक राजभाषा है। तो अपने सभी राज्य की अपनी अपनी एक अलग राजभाषा है। तो अगला पॉइंट आता है हमारा राजभाषा को दरबारी भाषा भी कहा जाता है। राजभाषा को दरबारी भाषा, राजभाषा को दरबारी भाषा भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो राजभाषा को दरबारी भाषा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा 14 सितंबर 1949 को मुंशी आयंगर फार्मूला, मुंशी आयंगर फार्मूला 14 सितंबर 1949 को मुंशी आयंगर फार्मूला के आधार पर के आधार पर हिंदी को देश की राजभाषा
घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। इसी कारण, इसी कारण 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाते हैं। तो माना वो खड़ी बोली की, यानी कि मेरठ के आसपास के क्षेत्र जहां ना खड़ी बोली बोली जाती है हमारी। दूसरी थी राजभाषा। भारतीय संविधान के अंदर हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी तो हमारी राजभाषा है, लेकिन अंग्रेजी जो हमारी सहायक भाषा है, मतलब कि जो सहायक भाषा हमारी है, भारत सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार को अपनी एक राजभाषा, मतलब हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक राजभाषा होगी, यानी होती ही है। मानो अगला मतलब राजभाषा को दरबारी भाषा भी कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 को मुंशी आयंगर, कौन सा मुंशी आयंगर फॉर्मूला के आधार पर हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसी कारण 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है, घोषित नहीं करता है संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है, किंतु हिंदी को राजभाषा घोषित करता है। राजभाषा घोषित करता है, घोषित करता है, किंतु हिंदी को राजभाषा घोषित करता है। अब आता हमारा, जैसे कि क्वेश्चन अगर आ गया, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तो आप समझते हैं कि अगर क्वेश्चन है हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्र, मतलब राष्ट्रभाषा है तो राजभाषा, लेकिन हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा किसने कहा था? नर्मदा जी ने। और सर्वप्रथम राजभाषा की मांग किसने की थी? हिंदी की राजभाषा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की थी हमारी। अगला था संविधान हिंदी को राजभाषा घोषित नहीं करता है। हमने कल भी बताया था कि संविधान हिंदी को राजभाषा घोषित नहीं करता है, वो हिंदी को राजभाषा होने का दर्जा दिया है और राजभाषा होने का घोषित करता है। तो राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं। इतना नोट डाउन करें, फिर बताएं कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। अब आती है हमारी राष्ट्रभाषा। तो देखते हैं राष्ट्रभाषा क्या होती है हमारी। पहला पॉइंट आता है इसमें, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा कहा है। राष्ट्र की आत्मा को की संज्ञा दी, आत्मा संज्ञा दी। संज्ञा दी है, मतलब गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। अगला पॉइंट आता है, देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए है, उस देश के नागरिकों के लिए है, नागरिकों के लिए गौरव, एकता और अखंडता का प्रतीक है। एकता
और अखंडता का प्रतीक है, और अखंडता का प्रतीक है। अगला आता है एक भाषा। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा हो सकती है। कई देशों की राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है। कई देशों की राष्ट्रभाषा हो सकती है। तो अगर हमारा राष्ट्रभाषा, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा कहा है। किसने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने। देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिक के लिए अखंडता, गौरव का प्रतीक है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा हो सकती है। एक भाषा कई देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। तो इतना नोट डाउन करें। अगला था हमारा मातृभाषा। देखते हैं मातृभाषा क्या होती है हमारी। मातृभाषा, तो मातृभाषा बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की भाषा, प्राथमिक शिक्षा की भाषा। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की भाषा। दूसरा अगला पॉइंट आता है हमारा इसी में, बच्चों के परिवार, बच्चों के परिवार, पड़ोस, समाज की भाषा, समाज की भाषा, पड़ोस, समाज की भाषा। अगला पॉइंट आता है हमारा बच्चे के माता पिता की भाषा, माता पिता की भाषा। तो ये हो गया हमारा मातृभाषा। अगली आती है विभाषा। तो विभाषा देखते हैं क्या होती है हमारी। नंबर पे आती है प्रांतीय भाषा, प्रांतीय भाषा, मातृभाषा, उर्दू, संस्कृत व हमारी पंजाबी। पंजाबी। तो ये हो गई हमारी विभाषा। अब एक भाषा और है हमारे भारतीय संविधान में, वो आती है हमारी शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है उतना और देख लें। शास्त्रीय भाषाएं, तो शास्त्रीय भाषा देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व की भाषाओं को, ईसा पूर्व की भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। 1500 ईसा पूर्व की भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा 2004 में इन्हें मान्यता दी गई। 2004 में इन्हें मान्यता दी गई। इनकी कुल संख्या 6 है। इनकी कुल संख्या 6 है। इनकी कुल संख्या 6 है। वो देखते हैं कौन कौन सी 6 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान से 2004 में मान्यता मिली थी। पहली आती है हमारी कन्नड़,
दूसरे नंबर पे आती है तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़ीसा, उड़िया और हिंदी, सॉरी संस्कृत आएगा। ये हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। ये हमारी शास्त्रीय भाषा है, जिनको सन 2004 में मान्यता मिली थी। एक लास्ट नोट लगाते हैं, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ कॉमा तेलुगु कॉमा मलयालम के संयुक्त रूप को द्रविड़ कहा जाता है। द्रविड़ कहा जाता है। द्रविड़ कहा जाता है। तो मातृभाषा पहला था बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की भाषा, बच्चों के परिवार की, पड़ोस समाज की भाषा, बच्चों के माता पिता की भाषा। ये होगी हमारी मातृभाषा। अभिभाषा प्रांत, इसके अंदर कहती है प्रांतीय भाषा, मातृभाषा उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। अगला था शास्त्रीय भाषा। भारतीय संविधान में हमारी शास्त्रीय भाषा भी दी गई है। तो 1500 ईसा पूर्व की भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। 2004 में इन्हें मान्यता दी गई। इनकी कुल संख्या है कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़ीसा और संस्कृत। तो ये होगी हमारी एक नोट आता है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम के संयुक्त रूप को द्रविड़ भी कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का पूरा टॉपिक आज समाप्त होता है आज के लिए।